बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से एक नई से नई चीज़ होती जा रही है और इन सब जो गर्मा गर्मी हो रही है ये जनरल बाजवा के बयानात पर मबनी है। ये बयानात जो हैं बज़ाहिर उन्होंने दिए थे एक कालिम निगार और एंकर हैं जावेद चौधरी साहब उनको, और बकौल जावेद चौधरी साहब के कि उन्होंने 6-7 घंटे का टाइम गुजारा था बाजवा साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बाजवा साहब को बड़ा ही आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ देखा। चाय में केक रस डुबो के खाते हैं, मतलब बड़ा ही मज़ा खेज सा है कि किसी की आजिज़ी आप इस चीज़ से नोट करते हैं कि जी वो चाय में केक रस डुबो के खाते हैं। एनी हाउ, जो असल है वो ये है कि बाजवा साहब ने फरमाया था जी कि इमरान खान अगर रहता तो मुल्क ना रहता, या इमरान खान और इसकी हुकूमत जो है वो मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक थी, तो इसलिए हमने उनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया या उनको उनके मुखालिफ गए और PDM को लेके आए। तो मेरे बड़े मुख्तसर से सवाल हैं बाजवा साहब से। बाजवा साहब, पहली बात तो ये है कि आप अक्सर बयानात देते रहे हैं कि आप जी पॉलिटिकल नहीं रहे, आप एपॉलिटिकल हो गए हैं और आप इस निज़ाम को चलता देखना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने अपने बयान की नफ़ी कर दी और ये साबित कर दिया कि आप जानबदार थे, आप कभी भी गैर जानबदार नहीं रहे। और ये जो 13 जमातों की हुकूमत है इसको लाने में आपका बड़ा किरदार था, और अगर आपका किरदार नहीं था और ये सब हुकूमत अपने हिसाब से आई है, अपनी कोशिशों से आई है, थोड़ी देर के लिए हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि इसमें आपका कोई किरदार नहीं था, तो बाजवा साहब आपने तो हलफ उठाया हुआ था इस मुल्क की हिफाजत का, आईने पाकिस्तान की हिफाजत का, तो आपने कैसे उस बंदे को छोड़ दिया जो मुल्क पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के लिए खतरनाक था? आपको ये बयान नहीं देने चाहिए थे, आपको एक केस दायर करना चाहिए था, क्योंकि आप गवाह थे, आपके पास सबूत थे। तो आपको इमरान खान पे और इसकी पार्टी के बाकी लोगों पे जो मुल्क के साथ गद्दारी का मुर्तकिब हो रहे थे उन पे केस करने चाहिए थे। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो गद्दार नहीं है, इस मुल्क का सबको अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन आजकल के हालात में ये लफ्ज़ बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है और इस पर बड़े रिपोर्ट्स वगैरह हो रही हैं, पुलिस एक्शन हो रहे हैं, तो मुझे इसलिए ये यूज़ करना पड़ गया। तो पहली बात तो यहाँ पे ख़त्म हुई। अब 3 दिन के बाद जावेद चौधरी साहब ने कहा नहीं जी कि मुझे समझने में गलती लगी है और उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि सिस्टम के लिए नुकसान है और ये और वो। तो बात यह है कि जावेद चौधरी साहब को कल के बच्चे नहीं है, रोटी को नोनी नहीं कहते। जावेद साहब बहुत अरसे से अखबारों में लिखते आए हैं, एक लिखारी हैं, एक मुसन्नफ हैं, इनकी किताबें हैं, टीवी पे इतने अरसे से हैं, तो क्या ये इतने बचपना था इनमें कि इनको समझ नहीं आई कि बाजवा ने क्या कहा है इनको? उनकी जो वजाहत टीवी पे आई है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में दी है, आप वो सुने गौर से। जावेद चौधरी साहब को उसमें से लफ्ज ही नहीं मिल रहे कि मैंने बोलना क्या है। वो बातों को दाएं से बाएं घुमाते जा रहे हैं और उनसे कुछ भी बन नहीं पा रहा। उसके बाद रिसेंटली आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम आया और उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने से मेरी मुलाकातें हुई हैं और बाजवा साहब जो हैं उन्होंने मुझे बताया है कि वो इमरान खान की जब उनसे मीटिंग होती थी तो इमरान खान कहते थे कि जी नवाज शरीफ अच्छा फंसा हुआ है, इसको फंसा के रखो, और वो सब रिकॉर्डिंग मैंने खुद की हैं और इन रिकॉर्डिंग का ISI या जनरल फैज जो थे उनको पता नहीं था। तो बाजवा साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होके अगर आपने वीडियो सेंटर चलाना था, आपने रिकॉर्डिंग करनी थी, तो आप मुल्क का कौन सा भला कर रहे थे? एक प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आपसे मीटिंग कर रहा है और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नाजरीन, ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है।
यही बात अगर किसी और मुल्क में हुई होती, किसी और मुल्क का रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर ये बात करता, तो अभी तक वो बिहाइंड द बार्स होता, उस पर केस चल चुके होते, उसको कैद सौबत की वो मिल चुकी होती। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस, कुछ भी नहीं हो सकता। बाजवा साहब ने अपनी अलविदाई तकरीब में कहा था कि जी अब मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। बाजवा साहब, आप गुमनामी में तो नहीं गए, आप दुबई का एक एरिया है बिजनेस बे, आप वहां पे आ गए, ठीक है, और वहां पे आपके बेटे का अपार्टमेंट है साद बाजवा, वहां पे आपने रहना शुरू कर दिया और ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए और अपनी इंपॉर्टेंस शो करने के लिए आपने एक से बढ़ के एक बयान देने शुरू कर दिए। तो बाजवा साहब, गुजारिश आपसे ये है कि ये जो फौज है ना हमारी, बड़ी मोहब्बत है इससे, बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे भाई जख्मी होते हैं, शहीद होते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हुए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए। तो आप मेहरबानी करें बाजवा साहब, बख्श दें इस फौज को, जो थोड़ी सी इज्जत रह गई है वो रहने दें। पहले ही आपने इस फौज का इमेज बड़ा ही ख़राब कर दिया है, एक आम पाकिस्तानी के दिल में आपने बड़ा ही ख़राब कर दिया इमेज। आपने तो हम पाकिस्तानियों का वो जो इश्क है वो हमसे छीन लिया। हम तो बचपन से यही सुनते, यही पढ़ते, यही समझते आ रहे थे कि ये हमारी फौज है, ये इस मुल्क की हिफाजत करती है, और इनकी छोटी छोटी खुशियों को हम लोग सेलिब्रेट करते थे। जहां पे ये हमें मिल जाए रोड किनारे, हम तो बड़े प्यार से और इज्जत के साथ इनसे बात करते थे। तो बाजवा साहब, गुजारिश ये है, आप गुमनामी में रहें, ये बेहतर है। ये जो फौज है इसकी इज्जत कायम रहने दें, इतना आगे ना ले जाएं चीज़ों को कि कल को कोई और ताकतवर हुकूमत आ जाए और आप पे ही केस चलना शुरू हो जाए। बाजवा साहब, अगर आपको गुमनामी का नहीं पता तो आप ऐसा करें, अपना बेटा जो है आपका साथ, उसी से पूछ लें। वो जिस व्हाट्सएप ग्रुप में है, फुटबॉल ग्रुप का वो ग्रुप है, उसमें क्या क्या बातें नहीं की जाती, उसी से पूछ लें कि आपके लिए गुमनामी कितनी जरूरी है। जो हो चुका वो हो चुका, अभी आपको चाहिए कि अपने इदारे का वकार बहाल रखें। आप कोई आम आदमी नहीं थे, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। आप घंटा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रख के वहां से अपने गुजरने के वो प्रोटोकॉल लगवाते थे। इस मुल्क की अफवाज, बहादुर अफवाज जिन पे हमें फख्र था, उनको आप लीड करते थे। आपको ये बातें देव नहीं देती। आप बराए मेहरबानी रिटायर हो चुके हैं, इस मुल्क को और तकसीम ना करें। गुमनामी आपको मिली अगर है तो उसको संभालें, गुमनामी में रहें बाजवा साहब, अपनी पेंशन लें, अपनी बाकी जिंदगी गुजारें, अल्लाह अल्लाह करें। ये जो थोड़ा सा इश्क हम पाकिस्तानियों का इस फौज के साथ है उसको रहने दें। बस यही गुजारिश थी आपसे। दूसरी बात ये कि एक नया मिनी बजट आ रहा है जी, और शायद ये पहली हुकूमत है कि जिसमें एक साल के अंदर अंदर 4 बजट पेश हो चुके हैं। पहला बजट जब ये पीडीएम हुकूमत आई तो इन्होंने दिया, फिर मिफ्ता इस्माइल ने एक और मनी बजट किया। उसके बाद जब हमारे वो जो इसहाक डार साहब हैं वो आए थे बड़े भंगड़ों के साथ और ढोल धड़के के साथ, तो उन्होंने एक बजट दिया। अब एक और बजट मिनी आ रहा है जी, और इस मिनी बजट के आने के बाद ये जो गरीब है ना पाकिस्तान में, जो मजदूर लोग हैं, इनके लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ अरसे में जितनी महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है, लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। जिस बंदे की तनख्वाह 35, 40, 50 हज़ार रुपए है, वो अपना खाना नहीं पूरा कर सकता, बाकी तो छोड़ दें। मतलब मेरा रिसेंटली इत्तेफाक हुआ एक डेंटिस्ट के पास जाने का, और वहां पे एक हमारे भाई हैं, मैं अब उनको नहीं कह सकता कि कौन से इलाके से थे वो, उनके दांत में तकलीफ थी और उनके पास पैसे नहीं थे।
डॉक्टर ने उनसे 10,000 रुपया मांगा और वो कह रहे थे जी मेरे पास तो टोटल 2,000 रुपये हैं और मुझे किराया भी है, किराया भी देना है मैंने घर जाने के लिए, तो प्लीज़ मेहरबानी कर दें, मेरे दांत का ऑपरेशन कर दें। ये हालत है। मैं गुजर रहा था किसी जगह से, तो एक सब्जी की दुकान पे रुक गया कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए। तो इतने में हमारी एक बहन आती हैं वो उनसे पूछती हैं जी कि मुझे थोड़े से टमाटर, थोड़े से प्याज दे दें और कुछ और सब्जियां। तो वो भाई साहब ने कोई 2 सब्जियां थी किलो किलो की, वो की 1 किलो प्याज कर दिए और कुछ टमाटर। तो वो मेरी बहन जी थी, उन्होंने बोला जी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकती, आप ऐसा कर दें सब्जियां रख लें, बस आलू और प्याज दे दें। यकीन करें बड़ा दुख होता है इस पाकिस्तानी, ये जो पाकिस्तानी है ना हमारे, इनकी हालत देख के, जिस तरीके से ये बेचारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से कि रहम करें, इस मुल्क की आवाम पे रहम करें, इनको जीने दें, इनको जीने का हक दे दें। और हक आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना इनके लिए हेल्थ केयर है, ना इनके लिए प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम है, ना इनकी अदालतों में कोई सुनवाई होती है। तो एटलीस्ट इनको थोड़ा सा जीने का हक दे दें कि ये बेचारे खाना शाना खा लिया करें, ठीक है। कुछ रहम करें इस मुल्क की हालत पे। इंशाल्लाह जी आपसे फिर बात होगी। आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।